दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है। इस जातिगत जनगणना में एक सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है वो है कोड। जी हाँ, अब हर चीज़ के लिए कोड दिया जा रहा है। या यहाँ तक कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसके लिए भी कोड दिया जा रहा है। अगर आपके पास घर नहीं है तो उसके लिए भी कोड दिया जा रहा है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आवास नहीं है यानी कि घर नहीं है, मोटरसाइकिल है और भी कई सारे चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, यानी कि गाड़ियों के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी में कौन सा कोड दिया गया है। तो बात करते हैं कि जातीय आधारित गणना के माध्यम से बिहार सरकार लोगों के रहन सहन की स्थिति भी पता करेगी। बिहार सरकार की तरफ से आवासहीन और बेघर रहने वाले परिवारों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके अलावा बिहार के कितने घरों में मोटर वाहन और अन्य सुविधाएं हैं इसकी भी जानकारी ली जाएगी। जी हाँ, दरअसल जातीय आधारित गणना को लेकर के तैयार किए जा रहे कोड में राज्य के अंदर आवासहीन और मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों के लिए भी कोड तैयार किया गया है। इसके मुताबिक जिस परिवार के पास घर नहीं है या फिर रहने को कोई अस्थायी जगह निर्धारित नहीं है तो फिर ऐसे परिवारों को आवासहीन की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके लिए जातिगत जनगणना में कोड 5 तय किया गया है। इन परिवारों की गिनती के दौरान परगणक ऐसे परिवारों को आवासहीन की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि अगर आपके पास घर नहीं है रहने के लिए तो आपका कोड 5 है। जी हाँ, इसके साथ ही फुटपाथ पर, स्टेशन पर या फिर धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक आदि टांग करके रहने वाले लोग भी बेघर परिवार की श्रेणी में आएंगे। यानी कि इन लोगों का कोड 5 है। जी हाँ, इन लोगों का भी कोड वही 5 है। वहीं जातिगत जनगणना में लोगों के पक्के मकान, खपरेल, झोपड़ी को लेकर भी कोड निर्धारित किया गया है। पक्के मकान के अधीन वैसे मकानों को रखा गया है जो ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट आदि से बनाई गई हो। इसके साथ ही परिवार के सर्वे के दौरान मकान में रसोई घर और शौचालय छोड़ करके आवासीय और घरेलू उपयोग के लिए कमरे की संख्या अंकित होगी। इसके लिए कोड 1 या फिर 2 रखा गया है। दोस्तों बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के सिख समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। अपनी मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। एक बार फिर से जातिगत जनगणना में बड़ी गलतियां उजागर हुई है। सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने सचेतक विरोधी दल और विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से मुलाकात करके उनकी अपनी बातें रखी है। दरअसल जातीय जनगणना में अलग अलग जातियों के अलग अलग कोड दिए गए हैं, लेकिन इसमें सिखों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिखों का कहना है कि जातीय जनगणना में सिखों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है और उन्हें कहीं भी अलग से कोई कोड नहीं दिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार लखा सिंह ने कहा है कि पूरे देश में सिख समुदाय को अल्पसंख्यकों का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन बिहार में ये दर्जा प्रदान नहीं है और अब जातीय जनगणना की सूची में भी सिख समुदाय को जगह नहीं दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई जेल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज, सीवान, राजगीर समेत कई शहरों में 13 नई जेल का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के गोपालगंज, मधेपुरा, सीवान, राजगीर, कहलगांव, निर्मला, नरकटियागंज, मडोड़ा, रजौली, चकिया, पकड़ी दयाल, महनार और सिमरी बख्तियारपुर में 1,000 कैदियों की क्षमता वाला नई जेल बनाया जाएगा। जब वहीं जेल प्रशासन ने बिहार के भभुआ, जमुई, औरंगाबाद, अरवल और पालीगंज में भी जेल भवन बनाने का निर्णय लिया है। इन सभी जेलों के निर्माण से संबंधित कवायद जेल निदेशालय ने शुरू कर दी है। जब बहुत जल्द इन शहरों में नए जेल का निर्माण किया जाएगा। जब बिहार में शराबबंदी कानून में लगातार हो रही कार्रवाई के कारण यहाँ के जेलों में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण जेल पर काफ़ी लोड आ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में नई जेल बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सब्जियों में पहले जैसा अब स्वाद नहीं रह गया है। जब पहले जैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। फूलों में भी अब पुरानी खुशबू नहीं है। दालों में भी अब पहले जैसी बात ना के बराबर है। कई औषधीय पौधों की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। गेहूं और धान के स्वाद पर भी व्यापक असर पड़ा है। नई प्रजाति की बीज से इनकी उपज के कारण सब्जियां, फूलों और दालों में
अब वह पुरानी बात नहीं रही है। मगर इन सब के बीच बिहार में कहीं ना कहीं सीमित मात्रा में पुराने स्वाद वाली दाल, सब्जियां, फूल और फिर औषधीय पौधों की खेती हो रही है। ये खेती कहां और किसके द्वारा की जा रही है, इसकी पड़ताल कृषि विभाग करेगा। जब पड़ताल के बाद इनका संरक्षण किया जाएगा। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय को इसका जिम्मा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कैसे पड़ताल किया जाएगा। तो सभी जिलों में जागरूकता अभियान और फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें किसानों से उनकी फसलों की गुणवत्ता और फिर स्वाद के बारे में पूछा जाएगा। किसानों की ओर से बताई गई फसलों, फूलों और सब्जियों की गुणवत्ता और उसकी प्रजाति की कृषि वैज्ञानिक जांच करेंगे। जांच में अगर उनकी गुणवत्ता बाजार में मिल रही सब्जियों, फूलों और दालों से अलग तथा स्वाद में वास्तव में पहले जैसे पाए जाएंगे तो फिर उनका संरक्षण किया जाएगा। यह प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान के लिए कृषि विभाग की ओर से 69 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि एनडीए टूटने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का सबसे अधिक ध्यान बिहार के 11 सीट नवादा, वैशाली, वाल्मीकिनगर, किशनगंज, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया, कटिहार, पूर्णिया और बक्सर पर है। जब बांका, सिवान, नालंदा, जहानाबाद, काराकाट, सीतामढ़ी सहित 10 अन्य सीटों पर भी नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। बीजेपी ने लोकसभा 2024 के चुनाव में 400 सीट पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी 400 में से 160 सीटों को कमजोर मानकर के विशेष तैयारी कर रही है। इन सीटों पर जीत के लिए रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय स्तर पर सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 13 से अधिक ठिकानों बैठकें हो चुकी है। जिन 160 सीटों को बीजेपी कमजोर मान रही है, उसे जिताने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के जिम्मे है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच 80-80 सीटों को बंटवारा हुआ है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित मैदानी हिस्सों में मुख्य रूप से अमित शाह प्रचार करेंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित अन्य हिस्सा जेपी नड्डा के जिम्मे हैं। जो चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार में अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कि सीमांचल में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसमें उमस भरी गर्मी, हल्के बादल छाने की संभावना है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि जब से भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है, तब से उनके आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। आरा से अभी आर.के. सिंह बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में क्या वाकई वे उनकी जगह उम्मीदवार बन सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर वे कितना असरदार साबित होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि लोकप्रियता के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्या भोजपुर की जनता उन्हें पसंद करेगी? जी हाँ, आरा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब माहौल बनना शुरू हो गया है। पिछले 2 बार से आरा से सांसद बनने वाले केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की दावेदारी इस बार खतरे में दिख रही है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आलाकमान आदेश देगा तो वे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। जहां उनके इस ऐलान से जहां उनके समर्थक उत्साहित है, वहीं क्षेत्र में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि एक अभिनेता कितने गंभीर राजनेता बन पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि मार्च में 2 बार आई आंधी पानी ने आम के फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। जब पटना जिले में करीबन 50% आम की फसल को नुकसान पहुंचाया है। तेज हवा, मंजर और फिर टिकोले झड़ गए हैं। जब फसल प्रभावित होने से इस बार आम की पैदावार कम होने वाली है। ऐसे में आम की कीमत बाजार में महंगी रहने वाली है। पटना जिले में करीब 4000 हेक्टेयर में आम की खेती होती है। इनमें सबसे ज़्यादा बिहटा, मनेर, मोकामा, दानापुर, दुल्हिन बाजार और फिर पालीगंज इलाके में होती है। मोकामा के आम कारोबारी मुरारी ने बताया है कि 1 बीघा में आम की खेती इस बार कर रहे हैं। जब 50% आम की फसल को नुकसान हुआ है। जो टिकोले बन गए थे वे काफ़ी हद तक बच गए हैं, लेकिन मंजर झड़ गए हैं। अभी पछुआ हवा चल रही है, इससे आम की फसल पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिलहाल किसी तरीके की बीमारी नहीं है। जब अभी पूर्वा हवा चली तो फिर आम की फसल को नुकसान होगा। जब मोकामा के ही किसान अमित कुमार 12 एकड़ में इसकी खेती करते हैं। यह इनका कहना है कि टिकोले 25% और 25% मंजर झड़ गए हैं। यह टिकोले अभी मसूर दाना की तरह है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के 12वीं पास छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जहां छात्र ये कोर्स करने के बाद आसानी से मोटी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई छात्र हैं जो आसानी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ साथ ही गणित और फिर साइंस के विषय में उनका मन नहीं लगता है। जहाँ गणित और साइंस के विषय में मन नहीं लगने से छात्र परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ आसान कोर्स को करने के बाद छात्र की चिंता खत्म हो जाएगी। इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कोर्स की आजकल डिमांड बढ़ गई है, जहाँ कई विश्वविद्यालय में इसका कोर्स कराया जाता है। यही नहीं, फैशन डिजाइन भी बढ़िया कोर्स है, जहाँ इसका भविष्य सुनहरा है। फैशन सेंस के साथ इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है। देश के कई विश्वविद्यालय फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराते हैं, जहाँ इसके अलावा छात्र होटल मैनेजमेंट में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको बता दूं कि बदलते वक्त के साथ होटल में खाने से जुड़े विशेषज्ञों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक पास करने वाली 1,95,000 छात्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द होगा। इसके लिए वित्त विभाग की सहमति से शिक्षा विभाग ने 650 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जहां अगले सप्ताह से लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि की भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जब बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से स्नातक पास करने वाली लड़कियों को 25,000 की राशि को बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इस राशि का प्राविधान किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि लाभुकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन की व्यवस्था है, जब विभाग से ही संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से लाभुकों के आवेदन सत्यापित होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जी हाँ, यहाँ 36 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसमें 11 एसपी और 14 डीएम शामिल है। बिहार में रामनवमी के मौके पर हुई घटना के फौरन बाद इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार पर राज कर रही नीतीश सरकार की सुशासन के दावे पर उस वक्त सवाल उठने लगा था जब रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ और फिर सासाराम में घटना हुआ। यह नीतीश सरकार हमेशा कहती थी कि वे 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई भी समझौता नहीं कर सकती है, लेकिन जब रामनवमी पर कानून और फिर व्यवस्था बिगड़ी तो वे भी सवालों के घेरे में आ गई। नीतीश सरकार पर इसलिए भी लोगों का भरोसा कम हुआ क्योंकि जिस बिहार शरीफ में घटना हुआ वह नालंदा का एरिया है और नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने गृह जिला को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बिहार के अन्य जिला को क्या संभाल पाएंगे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की साख कम हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार पर लोगों का शुरू से भरोसा रहा है, लेकिन जब नीतीश कुमार के गृह जिले में ही इस तरह की घटना हो तो फिर लोगों का भरोसा कम होना तो लाजमी है। दोस्तों अब बात करेंगे कि रामनवमी जुलूस में घटना को लेकर के अब पुलिस एक्शन में दिख रही है। जहां हिंसक झड़प में शामिल आरोपी घटना के बाद से ही फरार हो गए हैं। जब पुलिस ने आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई लहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गगन दीवान मोहल्ले में पप्पू मियाँ, मुन्ना मियाँ, दीपक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंदन कुमार, मथुरिया मोहल्ला निवासी कृष्ण कुमार सहित 8 फरार लोगों के घर पर छापेमारी की जा रही है। जब वहीं कुंदन कुमार ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। जब पुलिस अभी कुंदन से पूछताछ में जुटी हुई है। या फरार आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची है। जहां इस कार्रवाई से उपद्रवियों में हरकंप मच गया है। वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि कुंदन कुमार ने ही रामनवमी जुलूस का नेतृत्व किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के स्कूलों में जल्द ही नया सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने निःशुल्क पुस्तक वितरण का कार्य शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि बहुत से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को इस महीने नई किताब मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बार स्टूडेंट के अकाउंट में किताबों को लेकर के पैसे नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि सीधे उन्हें किताब ही दिया जाएगा। दरअसल इससे पहले शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताब खरीदने के लिए उनके अभिभावकों के अकाउंट में पैसा भेजा जाता था, लेकिन अब इस सत्र में शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। विभाग ये निर्णय लिया है कि इस बार बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि सीधे उन्हें किताब उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के बिहार कार्यालय के से जिला मुख्यालय को किताब भेजी जा रही है, जहां से उसे प्रखंडों को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य कार्यालय से अभी जिलों को डिमांड के हिसाब से 70% किताब की आपूर्ति की जा रही है। जैसे भी जिलों को निर्देश दिया गया है कि किताबों की उपलब्धता के अनुसार ही विद्यालयों को किताब दिया जाए।
दोस्तों बात करते हैं कि जदयू की इफ्तार पार्टी के दौरान रोजेदार ने हाथ में तख्ती लेकर के दावत इफ्तार का विरोध जताया है। रोजेदार ने कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटना हुई है, जब पहले उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उसे सिर्फ न्याय मिलना चाहिए, इफ्तार पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल कटिहार में जनता दल यूनाइटेड की इफ्तार पार्टी में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शामिल हुए। जदयू की तरफ से पटना के हज भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, तो वहीं कटिहार में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन पार्टी की तरफ से किया गया, जहां इस मौके पर जदयू सहित महागठबंधन के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जहां शहर के स्थानीय भवन में इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी, उसी भवन के गेट पर एक युवक हाथ में पोस्टर लिए नजर आया। पोस्टर में साफ साफ शब्दों में ये लिखा था कि सासाराम बिहार शरीफ के लोगों को इंसाफ चाहिए, इफ्तार पार्टी नहीं चाहिए। इस पोस्टर के माध्यम से इफ्तार पार्टी करने वाले राजनीतिक दलों से युवक यही कह रहे हैं कि उन्हें इफ्तार पार्टी की ज़रूरत नहीं है, बस न्याय दिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। यह सासाराम बिहार शरीफ के अलावा भी बिहार के कई इलाके में लोग रामनवमी के दौरान हुई घटना से जूझते रहे हैं, जहाँ इस घटना में लोगों को भारी नुकसान हुआ है। जहाँ रोज़ा के दौरान रोजेदार जदयू नेताओं और फिर सरकार से सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI अपने ग्राहकों को मिस कॉल और SMS के जरिए ही कई तरीके की बैंकिंग सर्विस डिलीवर कर रहा है। ये SBI के ग्राहक अपने मोबाइल से केवल मिस कॉल देकर या फिर SMS भेज करके अपना अकाउंट का बैलेंस, अब मिनी स्टेटमेंट और फिर इस तरीके की दूसरी कई जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सुविधा को SBI क्विक मिस कॉल बैंकिंग सर्विस नाम दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे काम करती है, तो आपको बता दूं कि SBI क्विक एक तरीके की मिस कॉल बैंकिंग सर्विस है जो SBI अकाउंट होल्डर्स को रजिस्ट्रेशन, अकाउंट का बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, ATM कार्ड को बंद करना, लोन और PM सोशल सिक्योरिटी स्कीम समेत कई तरह की सर्विस ऑफर करती है। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो फिर आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जब SBI के ग्राहक इस सर्विस से खुद को डी रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, या साथ ही ग्राहक ईमेल के जरिए भी अपने अकाउंट की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सुविधा आपको मिल सकती है। इसके अलावा SBI के ग्राहक होम लोन और एजुकेशन लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट भी ईमेल के जरिए हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2023 के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जहाँ ऐसे में इन 100 दिनों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। CNG PNG से रसोई गैस की कीमतों में कई बार इजाफा हुआ है, मगर इसी बीच महंगाई से राहत मिलती खबर सामने आई है। दरअसल जैसे ही 2023 के 100 दिन पूरे हुए हैं, रसोई गैस और CNG PNG की कीमतें घटने से आम जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। जब सरकार के अहम से फैसले से अब रसोई गैस और CNG PNG की कीमतें घट सकती है, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आखिर इसकी कीमत घट सकती है। तो आपको बता दें कि ATGL ने CNG की कीमत में 8 रुपये 13 पैसे और PNG की कीमत में 5 रुपये 6 पैसे तक की कटौती का ऐलान किया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। जी हाँ, इससे आम जनता को कम रेट पर CNG PNG मिलेगी। ये कीमतें प्रति किलो के हिसाब से कम की गई है और 8 अप्रैल रात 12 बजे से इसे लागू भी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उसमें उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ पूरा बिहार जल रहा है, वहीं चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिला को जलने से नहीं बचा पाए हैं। ऐसे में वे पूरे बिहार को जलने से कैसे बचा सकते हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है। इसीलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। चिराग पासवान ने बेगूसराय के डाक बंगला चौराहा चौक पर एक जिम का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि नाकामी तो महागठबंधन की है, महागठबंधन सरकार की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से घटना के लिए बीजेपी को दोषी ठहराए जाने के सवाल पर कहा है कि इस आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। जो भी साजिश रचता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कीजिए, कौन रोकता है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर साजिश रची गई तो फिर कहाँ था आपका खुफिया तंत्र। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं नाकामी तो महागठबंधन सरकार की ही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब बिहार में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं डेली की डेली। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में बिहार में 46 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7 अप्रैल को 20 नए केस सामने आए थे। जब मरीजों के गले में खराश, सर्दी, बुखार लक्षण मिल रहे हैं,
जब बिहार स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। जब आंकड़ों पर गौर करें तो फिर बिहार में फिलहाल कोरोना के 109 एक्टिव केस हैं। इधर राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में 28 नए केस सामने आए हैं, जहाँ इनमें मनेर, भट्टाचार्य रोड, नेहरू पथ, बेली रोड, पटेल नगर, खाजपुर और भी कई सारे इलाके हैं जहां पर मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन इलाकों के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। दोस्तों, वैसे तो लालू के छोटे बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों और फिर अपने सपनों को लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, लेकिन वे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल वाराणसी के एक होटल से तेज प्रताप यादव का सामान खाली कर दिया गया, जिसके बाद से ही वे होटल के मैनेजमेंट के सामने हंगामा कर रहे हैं। जब तेज प्रताप यादव का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया गया। आरोप है कि होटल प्रबंधक ने ही तेज प्रताप यादव का सामान कमरे से निकाल करके फेंक दिया गया, जिसको लेकर के मंत्री के निजी सहायक ने हंगामा कर दिया। साथ ही सिगरा थाने में तहरीर देकर के होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद के बाद तेज प्रताप यादव बिहार लौटे। जब वहीं इस मामले में होटल प्रबंधन का कहना है कि उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव अपने निजी सहायक के और फिर सुरक्षा कर्मियों के साथ वाराणसी पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। इसलिए तेज प्रताप यादव के एक परिचित ने उनके लिए परेड कोठी के पास एक होटल बुक कराया था। होटल मैनेजमेंट की इस रवैये को लेकर के तेज प्रताप यादव के निजी सहायक विशाल सिन्हा का आरोप है कि मंत्री की गैर मौजूदगी में उनका कमरा नंबर 106 खुलवा करके सामान फेंक दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु प्रकरण में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है। यह तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप को रिमांड पर ले लिया है। मनीष कश्यप से पूछताछ की जा रही है। वहीं बिहार से बाहर भी मनीष कश्यप के ऊपर जब मुकदमे दर्ज किए गए तो फिर इससे राहत के लिए मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान मनीष कश्यप के वकील ने पुलिस के खिलाफ जो मांग जज से की है उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनीष कश्यप ने अलग अलग जिलों में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, जहां अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। फिलहाल मनीष कश्यप को मदुरै की अदालत ने रिमांड पर भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनीष कश्यप के वकील ने जज से कहा कि उनके मुवक्किल के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। जब चीफ जस्टिस से वकील ने मांग की है कि पुलिस को अपना हाथ मनीष कश्यप से दूर रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस से यानी कि जज से वकील ने मांग की है कि पुलिस को अपना हाथ मनीष कश्यप से दूर रखने का निर्देश दिया जाए। जब सीनियर एडवोकेट हैंगरे ने बताया है कि मनीष कश्यप पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं, तो फिर जज ने कहा है कि इस स्थिति में हम कैसे बलपूर्वक कार्रवाई से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक इस मामले के पेपर नहीं दिखे हैं, जहाँ आगे की सुनवाई करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से इफ्तार वाली सियासत शुरू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी इफ्तार पार्टी के बाद जदयू की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। वहीं रविवार को आरजेडी की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। जहां हालांकि रामनवमी के दौरान हुई घटना के बीच इफ्तार पार्टी के आयोजनों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसी बीच अब बीजेपी को कुशवाहा का साथ मिल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस घटना के बीच दावत इफ्तार का आयोजन जले पर नमक के समान है। दरअसल बिहार में सियासी इफ्तार का सिलसिला काफ़ी पुराना रहा है। जब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सभी सियासी दल हर वर्ष रमजान के मौके पर दावत इफ्तार का आयोजन करते हैं। इस बार भी विभिन्न दलों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि रामनवमी के दौरान बिहार में हुई घटना के बीच इफ्तार पार्टी के आयोजनों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और इस तरह के आयोजनों से दूरी बना ली है। अब नीतीश से अलग होकर के नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि वे घटना के बीच इफ्तार पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो गया है। मुझे भी कुछ प्रमुख जगहों से निमंत्रण मिल रहा है। जब पार्टी के कई साथियों ने रालोजत की ओर से इफ्तार पार्टी के आयोजन की सलाह मुझे भी दी। मेरी समझ से सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों के वर्तमान हालात को देखते हुए इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं जख्म पर मरहम की ज़रूरत है। शायद समारोह जले पर नमक छिड़कने जैसा ना हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारों से दुखद खबर सामने आई है। जब बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और नवादा के गोविंदपुर से 3 दशक तक
विधायक रही गायत्री देवी का आज पटना में निधन हो गया। जब पटना के एक निजी अस्पताल में पूर्व विधायक गायत्री देवी ने आखिरी सांस ली है। जी 80 वर्षीय गायत्री देवी पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रही थी, जिसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिवंगत गायत्री देवी का पार्थिव शरीर पटना से नवादा लाया जाएगा, जहां उनका पैतृक गांव मंगर बिघा में उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक गायत्री देवी का इलाज पिछले कई दिनों से पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां समर्थक उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक तरफ इफ्तार को लेकर के सियासत तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि रमजान के महीने में पहले नीतीश कुमार ने दावत इफ्तार का आयोजन किया और अब शनिवार को जदयू की तरफ से भी पार्टी दी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शामिल हुए। लेकिन अब बीजेपी ने पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है कि पीएम का सपना देखने वाले 2024 में जीरो पर आउट होंगे। बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी नेता लव कुमार सिंह ने पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है कि लाल किला के बैकग्राउंड में मौलाना टोपी पहन करके प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले 2024 में शून्य पर आउट हो जाएंगे। इसके नीचे नीतीश कुमार की एक तस्वीर भी लगाई गई है और लिखा गया है कि कुर्सी प्यारी है। इतना ही नहीं, पोस्टर के दूसरे पैरा में लिखा गया है कि हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं, बीजेपी भ्रष्टाचार को खत्म करती है, और सबसे नीचे लिखा गया है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार। पोस्टर में सबसे ऊपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तस्वीर और ऊपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई है। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां देवरिया थाना क्षेत्र के विष्णुपुर सरैया चौक पर यह घटना घटी है। हालांकि इस हमले का असर मंत्री पर नहीं पड़ा और वे बच गए। मंत्री का काफिला शनिवार की शाम मोतिहारी से लौट रहा था और अचानक एक युवक लाठी लेकर के सामने खड़ा हो गया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मोतिहारी से अपने काफिले संग लौट रहे थे। इसी दौरान देवरिया थाना क्षेत्र में एक युवक काफिले के सामने हाथ में लाठी डंडा लेकर के खड़ा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवक ने काफिले की गाड़ियों पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस हमले की बात को गलत बता रही है। जी हाँ, गाड़ी के आगे खड़े युवक को काफिले के सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया और वह नित्यानंद राय की गाड़ी तक नहीं पहुंच सका। मंत्री का काफिला आगे बढ़ गया। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार फार्मेसी काउंसलिंग में करीब 5000 विद्यार्थियों का निबंधन नहीं होने के कारण रोजगार का मौका छूटता जा रहा है। 12 फरवरी 2022 के बाद से बिहार में फार्मेसी करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इधर बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्टों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 4 मई 2023 तक आवेदन करना है। रजिस्ट्रेशन के अभाव में ऐसे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि देश भर में इन दिनों आईपीएल का खुमार युवाओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है। इसे देखते हुए युवा ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम 11 पर अपनी क्रिकेट टीम बना रहे हैं और पैसे जीत रहे हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के जमुई के रहने वाले अमन कुमार के साथ भी हुआ है। उनकी भी किस्मत इस तरह चमकी कि साधारण परिवार का युवक गेम खेल करके रातों रात लखपति बन गया। परिवार में खुशी का माहौल है, हर कोई युवक को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि अमन सिद्धौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेवा गांव के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। अमन ने ड्रीम 11 पर टीम बना करके गेम खेला, जिससे वे रातों रात लखपति बन गया। युवक के अकाउंट में फिलहाल 2 लाख रुपए आ गए हैं और 26 लाख रुपए प्रोसेसिंग में है। दरअसल अमन लगभग 1 साल से मोबाइल पर इस तरह के गेम में अपनी टीम बना करके खेल रहे हैं। अमन कुमार ने शुक्रवार को आईपीएल 2023 के मैच लखनऊ और हैदराबाद टीम के मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर के ड्रीम 11 खिलाड़ियों की अपनी टीम बनाई थी और गेम जीत करके विजेता बन गए। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बंदीपुर और फिर मुदुलाई टाइगर रिजर्व के दौरे पर हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी एडवेंचर गॉलेट स्लीवलेस जैकेट पहने, ब्लैक हैट, खाकी पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट और काले रंग के जूते पहने हुए नजर आए। ये दौरा
प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया था। जब पीएम मोदी ने यहां कैमरे से कई तस्वीरें क्लिक की, उन्होंने हाथी को अपने हाथों से गन्ना भी खिलाया। इतना ही नहीं, दूरबीन के जरिए नज़ारों का लुत्फ भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नज़ारों का आनंद लिया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि आज की सुबह खूबसूरत बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बिताई और भारत के जंगली जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और अनेकता का मजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी शिविर का भी दौरा किया। उन्होंने अपने हाथ से हाथी को गन्ना भी खिलाया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों हर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से शाम में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। जब फुलवारी शरीफ में स्थित इस्लामिया बीएड कॉलेज की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, जिसके बाद 7 अप्रैल को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित आवास पर रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जदयू की तरफ से 3 दिन पहले ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। वहीं कल 9 अप्रैल को आरजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन राबड़ी आवास में किया। जहां एक के बाद एक हो रहे इफ्तार पार्टी के आयोजनों को लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में तुष्टिकरण का खेल चल रहा है। जब रोजा के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता तो फिर तब रामनवमी पर भोज का आयोजन क्यों नहीं ये लोग करते हैं। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि बिहार में तुष्टिकरण का खेल चल रहा है या सत्ता को बचाने के लिए नीतीश सरकार राष्ट्र को कमजोर कर रही है। विजय सिन्हा ने कहा है कि इफ्तार पार्टी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि जो लोग इफ्तार पार्टी आयोजित कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे रामनवमी पूजा पर प्रसाद क्यों नहीं बांटते, इस मौके पर लोगों को भोज क्यों नहीं कराते। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एक समय में दलितों के लिए एकजुटता से आवाज़ उठाने वाली चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच आज क्या रिश्ता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। ये दोनों चाचा भतीजा है, लेकिन चाचा भतीजा एक दूसरे का नाम तक अब सुनने को भी तैयार नहीं है। इस बात का एक और नमूना राजधानी पटना में पशुपति पारस से तरफ से बुलाई गई एक बैठक में देखने को मिला है। जब पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान का नाम लेने पर इस कदर भड़क गए कि अपना आपा खोते हुए यहाँ तक कह डाला कि जब उसने बोल ही दिया है कि उनका खून अलग है, मेरा खून अलग है, तो फिर वह कैसे मेरा भतीजा होगा। इसलिए आगे से उसका नाम तक नहीं लीजिएगा मेरे पास। दरअसल जब पशुपति कुमार पारस से सवाल किया गया है कि राजद की तरफ से दी जा रही इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, क्यों, तो पारस जवाब देते हुए कहा कि अरे यार, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडी की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे हमको क्या मतलब, उनका नाम भी नहीं लेना है मेरे सामने। ये कहना है पशुपति कुमार पारस का। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सहरसा में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जम करके हमला बोला है। जी हाँ, पप्पू यादव ने कहा है कि बदले की राजनीति मत कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, ये बिहार है, इसको मत लटकाइए, नहीं तो फिर लटक जाइएगा। आम आदमी को औकात मत दिखाइए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी हमेशा नफरत मत पैदा कीजिए। इस मौके पर उन्होंने बजरंग दल और फिर विश्व हिंदू परिषद पर भी जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या राम बजरंग दल और फिर विश्व हिंदू परिषद के बाप का है। जब वहीं लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी और सीबीआई की छापे को लेकर भी केंद्र सरकार पर पप्पू यादव जम करके बरसे। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को आरएसएस का एजेंसी मत बनाइए। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आप टोटल ईडी और सीबीआई को लगा कर भी जीत करके दिखा दीजिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि ये जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करवाते हैं, इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव गलत किए होंगे तो फिर कोर्ट को तय करने दीजिए। आप 9 साल के बाद बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंच करके एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर जम करके हमला बोला। जहां गिरिराज सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में गृह राज्य मंत्री पर कोई हंगामा हो जाए। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, सरकार का कोई खौफ अपराधियों में है ही नहीं। तभी तो बेगूसराय के व्यवसायियों ने अपनी चाबी कलेक्टर को दे दी। ये तो राज्य की स्थिति हो गई है। वहीं नाम बदले जाने के मामले को लेकर के उन्होंने कहा है कि आज़ादी से पहले मुगलों का राज था, मुगलों के द्वारा धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, नालंदा जैसे विज्ञान के केंद्र को तोड़ा गया, खिलजी ने यह सब किया। उन्होंने कहा कि आज बख्तियारपुर हो, बेगूसराय हो या फिर दूसरा कोई और भी जिला हो,
सबको आज़ादी के बाद इन मुगलों के नामों को हटा देने की ज़रूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर गुलामी के सभी चिन्हों को हटा दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कोई भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, क्योंकि भारत के सभी मुसलमान मुगल के वंशज नहीं हैं, हमारे ही वंशज है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।